तो चलिए वक्त में पीछे चलते हैं। साल है 1946। एक बात तो बिल्कुल साफ थी, अंग्रेज हिंदुस्तान छोड़कर जा रहे हैं, लेकिन उनके जाने के बाद हिंदुस्तान का क्या बनेगा? यही सवाल समझिए एक जबरदस्त सियासी कश्मकश की वजह बन चुका था। और बस अगले ही साल पूरे बरसगीर की किस्मत का फैसला होने वाला था। और इसी माहौल में मोहम्मद अली जिन्ना का ये बयान सामने आया। एक सीधी सादी वार्निंग थी। इस एक जुमले ने बिल्कुल वाजे कर दिया था कि दांव पर क्या लगा हुआ है। मतलब समझौते की गुंजाइश अब शायद बाकी नहीं रही थी और हिंदुस्तान का मुस्तकबिल वो खतरे में था। इस पूरे सियासी मंजरनामे के मरकज में थे तीन बड़े लीडर्स और तीनों का विजन हिंदुस्तान के लिए एक दूसरे से बिल्कुल अलग था। सबसे पहले महात्मा गांधी। वो एक रूहानी इत्तेहाद चाहते थे, एक ऐसा हिंदुस्तान जहां हिंदू और मुसलमान जमीनी सतह पर एक साथ भाईचारे से रहें। फिर आते हैं जवाहरलाल नेहरू। उनका विजन था एक मजबूत, मरकजी, मॉडर्न सेक्युलर स्टेट का। फोकस था इंडस्ट्रियल ग्रोथ पर। और तीसरे थे मोहम्मद अली जिन्ना, जिनका मुतालबा साफ था, मुसलमानों के सियासी और सकाफती हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक अलग खुदमुख्तार मुल्क यानी पाकिस्तान। अब अंग्रेज तो जाने के लिए बेताब थे, लेकिन वो चाहते थे कि एक मुत्तहिदा मुल्क पीछे छोड़कर जाएं। तो उन्होंने एक आखिरी कोशिश की। एक मिशन भेजा गया ताकि कोई ऐसा मुआहिदा हो सके जो तकसीम को टाल दे। समझ लें, ये इत्तेहाद को बचाने का आखिरी मौका था। ये जो कैबिनेट मिशन प्लान था ना, ये काफ़ी पेचीदा, एक 3 टियर स्ट्रक्चर था। इसका मकसद था एक मजबूत मुत्तहिदा हिंदुस्तान और मुकम्मल तकसीम के बीच कोई दरमियानी रास्ता निकालना। प्लान ये था कि सूबों को खुद मुख्तार ग्रुप्स में बांट दिया जाए और मरकज़ के पास सिर्फ कुछ ही इख्तियारात हों, जैसे दिफा, खारजा अमूर और मुवासलात। और एक लम्हे के लिए, एक बहुत ही मुख्तसर लम्हे के लिए ऐसा लगा कि शायद ये पेचीदा समझौता काम कर गया है। जिन्ना साहब ने इसे कबूल कर लिया क्योंकि उसमें उन्हें मुस्लिम अक्सरियती इलाकों के लिए वो खुद मुख्तारी नज़र आ रही थी जो वो चाहते थे। कांग्रेस ने भी थोड़ी हिचकिचाहट के बाद इसे मंजूर कर लिया। लेकिन फिर पंडित नेहरू का प्रेस को दिया गया एक बयान एक बहुत बड़ी गलती साबित हुआ। उन्होंने कहा कि कांग्रेस आइन साज असेंबली में आने के बाद इस प्लान में तब्दीली कर सकती है। ये वो बयान था जिसने नाजुक मुज़ाकरात की पूरी बुनियाद ही हिलाकर रख दी। नेहरू के इस बयान ने जिन्ना के शुकूक व शुबहात को यकीन में बदल दिया। उन्हें लगा कि ये एक धोखा है और कांग्रेस अपनी अक्सरियत का फ़ायदा उठाकर बाद में मुआहदे से फिर जाएगी। उन्होंने फ़ौरन अपनी हिमायत वापस ले ली और इसके साथ ही मुत्तहिदा हिंदुस्तान की आखिरी उम्मीद भी दम तोड़ गई। सियासी नाकामी का असर फौरन नजर आया। बातचीत खत्म हुई और सड़कों पर एक्शन की कॉल दी गई, जिसके नताइज बहुत ही तबाहकुन निकले। मुज़ाकरात की मेज से लड़ाई अब गलियों तक आ पहुंची थी। वाक़यात बहुत बहुत तेजी से आगे बढ़े। सिर्फ चंद हफ्तों के अंदर सियासी बयानबाजी से बात बराह रास्त कार्रवाई की कॉल और फिर कलकत्ता की सड़कों पर बड़े पैमाने पर तशद्दुद तक जा पहुंची। यूं में रास्त इक़दाम के फसादात की इंसानी कीमत वो हिला कर रख देने वाली थी। सिर्फ कलकत्ता में हजारों लोग मारे गए और बड़े सगीर एक ऐसे मोड़ पर आ गया था जहां से वापसी अब नामुमकिन थी। और यहाँ एक अजीब तजाद देखने को मिलता है। एक तरफ सड़कों पर अफरा-तफरी और खून रेजी थी और दूसरी तरफ इक़्तिदार के ऐवानों में सियासी तातुल। अबूरी हुकूमत तो बन गई थी, लेकिन दोनों जमातें मिलकर काम ही नहीं कर पा रही थीं। इस हुकूमती नाकामी के बिल्कुल बरक्स गांधी जी का अमल था। जब दिल्ली में लीडर सियासी मसाइल में उलझे हुए थे, गांधी फसाद ज़दा इलाकों में नंगे पांव गांव-गांव घूमकर खुद अमन कायम करवाने की कोशिश कर रहे थे। और यही तो गांधी जी का फलसफा था। उनका मानना था कि इत्तेहाद ऊपर से मुसल्लत नहीं किया जा सकता, इससे नीचे से अवाम की सतह पर बनाना होगा। अगर लोग एक साथ अमन से रहना चाहेंगे तो उनके लीडर भी इसी की अक्कासी करेंगे। जैसे जैसे तकसीम यकीनी नजर आने लगी, गांधी जी ने मुत्तहिदा हिंदुस्तान को बचाने के लिए एक आखिरी और एक इंतहाई चौंका देने वाला मंसूबा पेश किया। ये एक ऐसी तजवीज़ थी जिसकी किसी को भी तवक्को नहीं थी। ये सवाल कांग्रेस की लीडरशिप के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज था। क्या वो मुल्क के इत्तेहाद के लिए अपनी सारी सियासी ताकत और जिद्दोजहद को कुर्बान करने के लिए तैयार थे? जी हाँ, ये भी गांधी जी की इनकिलाबी पेशकश। तकसीम को रोकने के लिए उन्होंने तजवीज़ दी कि पूरे मुल्क का कंट्रोल उनके सबसे बड़े सियासी हरीफ मोहम्मद अली जिन्ना को सौंप दिया जाए। वो हिंदुस्तान के इत्तेहाद के लिए कोई भी कीमत अदा करने को तैयार थे।
गांधी के इस मंसूबे को मुस्तरद करने के पीछे एक गहरा नजरियाती तसादुम था। एक तरफ गांधी का आइडियलिज्म था जो इत्तेहाद के लिए किसी भी सियासी कुर्बानी को जायज समझते थे, और दूसरी तरफ नेहरू और पटेल की अमलियत पसंदी थी, जिनका मानना था कि महीनों के तशद्दुद और बेएतमादी के बाद जिन्ना को इक़्तिदार सौंपना मुल्क को मजीद खतरे में डालने के बराबर है। सरदार पटेल के ये अल्फाज ये उस तकलीफते और फैसलाकुन लम्हे की अक्कासी करते हैं जब नेहरू और पटेल ने गांधी के रास्ते से अलग होने का फैसला कर लिया। यकीनन ये एक जज्बाती लम्हा था, लेकिन उनके लिए ये एक तिल्ख सियासी हकीकत थी। और यूं आखिरी बाब शुरू हुआ। जब सारे रास्ते बंद हो गए तो रहनुमाओं ने हिचकिचाते हुए मुल्क की तकसीम को ही आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता मान लिया। ये एक तल्ख हकीकत को तस्लीम करने जैसा था। कांग्रेस की लीडरशिप इस नतीजे पर पहुंची कि एक टूटी हुई लेकिन मुस्तहकम हुकूमत एक मुत्तहिदा लेकिन मफलूज मुल्क से बेहतर है। पाकिस्तान की तश्कील को कबूल करना उनके लिए खाना जंगी से बचने का वाहिद रास्ता नजर आ रहा था। खत्मी मंसूबा माउंटबेटन प्लान की शक्ल में सामने आया। इसने तकसीम का बाकायदा फ्रेमवर्क तैयार किया। इख्तिदार 2 आज़ाद ममालिक हिंदुस्तान और पाकिस्तान को मुंतकिल किया जाएगा। बंगाल और पंजाब को तकसीम किया जाएगा और शाही रियासतों को किसी एक मुल्क में शामिल होने का इख्तियार दिया जाएगा। आखिरकार तमाम बड़े रहनुमाओं ने इज्तिमाई तौर पर इस मंसूबे की तौसीख कर दी। हालांकि कोई भी इस समझौते से पूरी तरह खुश नहीं था, लेकिन सब ने इसे एक तल्ख मगर नागुज़ीर हकीकत के तौर पर कबूल कर लिया। लेकिन इन सियासी फैसलों की इंसानी कीमत वो बेहद ज़्यादा थी। तारीख की सबसे बड़ी हिजरत में तकरीबन 1.5 करोड़ लोग बेघर हुए और लाखों लोग मारे गए। ये वो कीमत थी जो आम लोगों ने अदा की। तो आखिर में ये सवाल बाकी रह जाता है, क्या तकसीम एक ऐसा अलमिया था जिसे टाला नहीं जा सकता था, या ये उस वक्त के रहनुमाओं के लिए एक मुश्किल लेकिन ज़रूरी समझौता था? इसका जवाब तारीख के औराक में दफन है और इस पर गौर करना आज भी बहुत अहम है।